ठीक है। आज चैप्टर देख रहे हैं, नया चैप्टर कॉलिजन, ठीक है ना। कॉलिजन चैप्टर क्या है? टक्कर। ठीक, तो कॉलिजन में क्या देखेंगे? कॉलिजन में देखेंगे दो ऑब्जेक्ट का, दो पार्टिकल का टकराना। टकराने का दो मतलब है यहाँ पे समझना। टकराने का मतलब है एक होता है फिजिकल कांटेक्ट हुआ, दो चीज टकराया उसको भी कॉलिजन कहते हैं, और कॉलिजन उसको भी कहते हैं जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन एक वजह से दूसरे का पाथ इन्फ्लुएंस हो गया, उस चीज को भी कॉलिजन बोलते हैं। मतलब जैसे दो पत्थर ऑब्जेक्ट है, फिजिकली टकराया, टकरा के कट गया, ये कॉलिजन का एग्जांपल है। कॉलिजन का ये भी एग्जांपल है, जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, न्यूक्लियस का पता कैसे लगाया जाता पढ़े होंगे। तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये अलग अलग टाइप से दिखा कि जो एकदम सेंटर से गया वो वैसे ही लौटा, फिर इधर से जो गया डेविएट होके लौट गया, इधर से गया वो डेविएट होके लौट गया, इस तरह से देखा था अलग अलग। तो इसमें जब देखे थे तो इसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से या इसकी वजह से जो फोर्स लगा सिमिलर चार्ज, तो पार्टिकल किधर हो गया? पार्टिकल का पाथ क्या हो गया? इफेक्टेड हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। ये ऐसे आया था, ऐसे ही लौट गया, पाथ चेंज हो गया, इधर डेविएट हो गया। ये भी एग्जांपल किसका है? कॉलिजन का है। तो कॉलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट ना हो, अगर एक की वजह से दूसरे का पाथ इन्फ्लुएंस हो तो वो भी कॉलिजन है। ठीक है, तो हेडिंग डालना चैप्टर कॉलिजन लिखना। कुछ कहानी थोड़ा सा चैप्टर में एक आध लेक्चर कहानी थोड़ा देखेंगे, उसके बाद फिर केवल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लिखो, कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। Collision is an isolated event. Collision is an isolated event. देखेंगे मतलब समझिए, isolated event लिखना, isolated event in which a relatively strong force acts on each of two or more colliding bodies. जिसके बीच में कॉलिजन हो रहा है, colliding bodies. Two or more colliding bodies for a बहुत कम टाइम के लिए, for a relatively short time. अरे माइक तो लगा ही नहीं था, कोई बात नहीं, आवाज जा रही होगी। तो क्या लिखा है? कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच ए रिलेटिवली, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स ऑन ईच ऑफ two or more colliding bodies for a relatively short time. ठीक ना। कहने का मतलब सबसे पहले क्या बात लिखा है, पहला लाइन, कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट कर दिया, किसी को आइसोलेट कर दिया मतलब अलग कर दिया। तो आइसोलेटेड इवेंट मतलब जिनके बीच देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, एक कार, साइकिल, कार किसी बिल्डिंग से, जिससे भी टकरा रहा है, दो के बीच जो कॉलिजन हो रहा है उसके बीच, जितने के बीच हम कॉलिजन देख रहे हैं, दो या उससे ज्यादा, कोई तीसरे का रोल वहां पे हम नहीं देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड का मतलब जिनके बीच बात कर रहे हैं बस वही है, सराउंडिंग में अगर और कुछ भी है, हो रहा है या है, उसका असर इस पे नहीं पड़ रहा है, उस पड़ भी रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि जिन दो के बीच हम टक्कर देख रहे हैं, हमारा फोकस उन्हीं दो पे है, उसके बाहर दुनिया में क्या चल रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। तो कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, इसलिए लिखा आइसोलेटेड इवेंट इन विच ए रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स। जब ऑब्जेक्ट टकराता है तो क्या होगा, बहुत हैवी फोर्स लगता है और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। टक्कर के लिए आराम से आएगा तो दो चीजें एकदम ऐसे आ जाएगा, उसको टक्कर नहीं करते। टक्कर क्या है, बहुत रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगता है। ठीक है, नीचे लिखना, कॉलिजन के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, बेसिक सा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, कुछ पॉइंट है लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए कॉलिजन इज said to be occur. A collision is said to be occur between two bodies, said to be occur between two bodies
two bodies if they physically collide against each other, physically मतलब डायरेक्ट टच हो रहा है, physically collide against each other or if ऐसा लिखो path of one or if path of one is affected by the force, path of one is affected by the force exerted by the other। तो बताया कोलिजन के लिए या तो फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है, ठीक बात है, नहीं हो रहा है, अगर एक की वजह से दूसरे का पाथ भी इंफ्लुएंस हो जा रहा है, डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो भी एग्जांपल किसका कहलाएगा? कोलिजन का। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना कोलिजन के बारे में। जब दो बॉडी कोलाइड करता है ना, तो हमको पता है न्यूटन्स लॉ से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दो कोलाइडिंग बॉडी की वजह से एक दूसरे पर जितना एक्शन करेगा वो भी इस पे इतना ही रिएक्शन करेगा। तो लिख लो जब कांटेक्ट हो रहा है तब, उस केस में लिखो सेकंड, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड they exert equal and opposite force on each other, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। अब देखो जरा सा कॉलिजन, आगे चल के हम देखेंगे कॉलिजन के टाइप। तो कॉलिजन के टाइप पे हम आएंगे, उससे पहले किसी भी टाइप का कॉलिजन होगा, टाइप देखने से पहले उसमें दो बातें जरूर होगी, एक मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और दूसरा टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। ऐसा क्यों है देखते हैं। तो पहले लिखना, हेडिंग डालना इसी में, मोमेंटम कंजर्वेशन इन कॉलिजन। कैसा भी टाइप का कॉलिजन होगा, आगे जाके टाइप देखेंगे, ये हमेशा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन इन कॉलिजन। मोमेंटम पहले पढ़े हो पुराने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है, बेसिक क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोलते हैं ना, मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। केवल वेलोसिटी तो होता ही है, अगर मास भी ज्यादा हो तो उसका इफेक्ट और ज्यादा डेंजरस हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। जैसे एक ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से आए, एक साइकिल 10 मीटर से आए, दोनों टकराए, तो दोनों में से किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? ट्रक का। वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन क्या है, मास ज्यादा है, तो इस कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो खैर ठीक है, क्योंकि दोनों का रोल होता है। एक चीज पढ़ाया था मैंने पिछले चैप्टर में, रॉकेट प्रोपोर्शन वगैरह भी बताया था, F इक्वल टू dp/dt, पता है न्यूटन सेकेंड लॉ। F यहां पे कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगने वाला फोर्स है, सिस्टम के बाहर से लगने वाला फोर्स है। तो बाहर से जो हम लगा रहे हैं वो फोर्स है। अगर हमने बताया तो वहां पे F को अगर 0 कर देंगे, अगर मान लो, हमने पहले समझा चुके हैं, बस रिकॉल करा रहा हूं, अगर F 0 है तो इसमें क्या होगा? dp/dt भी क्या हो जाएगा? 0। अगर F 0 है तो यह बात समझ में आ रही है, dp/dt भी 0 है। और किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? किसका 0 डिफरेंशिएशन होता है? कांस्टेंट का। यानी P कांस्टेंट हुआ कब? जब F 0 हुआ। P कांस्टेंट हुआ कब? जब F 0 हुआ। F कौन सा फोर्स है? यहां पे बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। यानी किसी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो टोटल मोमेंटम या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये बताया था पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या अच्छे से बोला जाए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि अभी एंगुलर नहीं पढ़े इसलिए मोमेंटम हम लीनियर ही कर रहे हैं। तो अगर किसी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है? कंजर्व रहता है, यही बोलता है। अब कॉलिजन के केस में क्या होता है?
देखो जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है तो टकराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं पाता है। कार आई टकरा गई, बाइक आया टकरा गया, तो कोई भी चीज जब टक्कर हो रही है, कॉलिजन हो रही है, प्लेन ही हुआ टकरा गया, तो जब कोई चीज टक्कर हो रही है उस समय नेचर में भी कुछ फोर्स लगते हैं। एयर होगी, हवा का रेजिस्टेंस, तुम्हारा अगर ग्राउंड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन होगा, ग्रेविटी होगी, लेकिन ये कोई भी कॉलिजन को रोकने में सक्षम नहीं है। कॉलिजन के लगने वाली फोर्स इतना ज्यादा है रिस्पॉन्सिबल कि दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड कर पाता है तो इन एक्सटर्नल फोर्स के को ब्रेक करके कोलाइड कर जाता है। ये एक्सटर्नल फोर्स कॉलिजन को रोक नहीं पा रही है। यानी जो लगने वाला फोर्स है जिसकी वजह से कॉलिजन हो रहा है वो फोर्स बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशन जो सिस्टम के बाहर से लग रहा है, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। तो चूंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा है और दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स को बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल। इसके बाहरी दुनिया जिस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के बाहर, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं है। दो के बीच दो आदमी, दो बालक की हम स्टडी कर रहे हैं, दो बालक झगड़ा कर रहा है, या क्लासरूम की स्टडी करें, क्लासरूम में जितने बालक हैं मान लो झगड़ा कर रहे हैं, उछल कूद मचा दिए, मारपीट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मामला क्या चल रहा है, इंटरनल चल रहा है। अब क्लास की बाउंड्री वॉल से बाहर कुछ हो, बाहर से कोई आके कूद जाए, तब क्या बोलेंगे, वो एक्सटर्नल है। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं कॉलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो फोर्स क्या कहलाएगी, इंटरनल। दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहा है उसके बाहरी दुनिया जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाहरी दुनिया हवा, बाहरी दुनिया फ्रिक्शन सरफेस की वजह से लग रहा है, और बाहरी दुनिया का फोर्स ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटी के कारण लग रहा है। इन सब फोर्स को ओवरकम करके कॉलिजन वाला फोर्स डोमिनेट करता है, यानी कॉलिजन वाला फोर्स जो है दो के बीच लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। तो इंटरनल फोर्स तो लग रहा होता है पर एक्सटर्नल के कंपेयर में बहुत ज्यादा, तो एक्सटर्नल को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। चूंकि एक्सटर्नल को हम नेग्लेक्ट किए तो एफ क्या हो गया, जीरो हो गया, और एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डीपी बाई डी टी क्या हो गया, जीरो, यानी पी क्या हो गया, कांस्टेंट कंजर्व। यानी इसलिए कॉलिजन में हमेशा क्या बोलते हैं, पी कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम कंजर्व होता है, चाहे कैसा भी कॉलिजन है। बात आई। तो कहानी दिखा देता हूं, थोड़ी बहुत कहानी ये चैप्टर में तो लिख लोगे, कभी रिवीजन करोगे तो काम आएगा, कॉन्सेप्ट के लिए लिख लो, छोटी कहानी लिख लेते हैं, लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन इन कॉलिजन। ठीक है, देखो लिखो एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी फ्रिक्शन का नाम हवा के केस में एयर रेजिस्टेंस फोर्स, लाइक एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कॉलिजन, नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कॉलिजन, not taken into account in collision because due to small time duration, comma average impulsive force responsible for collision, average impulsive force responsible for collision, average impulsive force responsible for collision is much larger than the internal force, is much larger than the internal force, sorry क्या external, sorry, much larger than the external force, sorry, much larger than the external force acting on the system, much larger than external force acting on the system। ठीक, ये क्या लाइन लिखा है जरा 2 मिनट में देख लो। ठीक, अगर टाइम ड्यूरेशन कम होगा, मान लो टी कम है बहुत, कॉलिजन बहुत तेज फोर्स लगता है, बहुत जल्दी होता है, तो टाइम ड्यूरेशन कम है तो एफ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कॉलिजन के लिए जो इंटरनल फोर्स है, इंपल्स क्या बोलते हैं, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन,
बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो उसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो कॉलिजन के लिए जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या बोल दिया, इंपल्सिव फोर्स। तो इंटरनल इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स। तो लिखो उसी को आगे, फुल स्टॉप जल्द लिखे, सिंस इंपल्सिव फोर्स या ऐसा लिखो, हाँ ठीक है, सिंस इंपल्सिव फोर्स इज इंटरनल, so total momentum of system remains conserved. क्लियर है? तो टोटल मोमेंटम क्या लिखते हैं, इसलिए कॉलिजन आगे चल के हम जब देखेंगे कैसा भी टाइप का कॉलिजन होगा हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरा और क्या चीज है किसी भी टाइप के कॉलिजन में कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहती है, भले मैकेनिकल एनर्जी हर जगह नहीं होगी। मैकेनिकल बताया था जहां फोर्स कंजर्वेटिव होता है, जहां लॉस नहीं होता है वहीं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, लेकिन टोटल एनर्जी हर जगह कंजर्व है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर। तो अगला इसमें लिखना टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, हेडिंग डालना नीचे, हाँ बोलो, हेडिंग डालना टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉलिजन। मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोल सकते, मैकेनिकल तभी बोलेंगे जब लॉस नहीं हो रहा हो, और कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता है तो, पर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन कॉलिजन। देखो कॉलिजन होती है, कोई चीज टकराया ही या आपका बम एक्सप्लोजन ही हुआ, तो कोई ऑब्जेक्ट कार ही टकराया, तो यहां पे अगर किसी से टकराया तो टकराने के बाद क्या क्या एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी से आ रही है उसके पास एनर्जी क्या है, उसके इंजन की वजह से, इंजन की वजह से जो उसके पहिए उसको पावर मिला, उसमें जो टॉर्क वगैरह डेवलप हुआ तो उसको पावर मिला, पावर की वजह से वो आया, फ्यूल जलने से मिला, जैसे मिला, तो उस एनर्जी जो कार के पास थी जब टकराया तो वही एनर्जी, जितना ज्यादा स्पीड से कार चल रहा है उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और उतनी ज्यादा एनर्जी जब कन्वर्ट होगी तो उसके वजह से जो अलग अलग एनर्जी दिखेगी वो भी ज्यादा होगी। कौन सी एनर्जी दिखेगी, टक्कर होगा तो साउंड सुनाई देगा, और क्या होगा, हीट होगा, जब आग लग गई तो हीट, या ऐसे भी गर्म होगा टकराएगा तो भी हीट अपीयर होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा तो बर्निंग हो जाती है, तो हीट अपीयर होता है, साउंड सुनाई देता है, और लाइट भी दिख सकता है। लाइट दिखेगा तो जो टोटल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, इन्हीं सब अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अगर टोटल 100 जूल थी, से एग्जांपल में बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो 30 जूल साउंड में चला गया, 40 जूल हीट में खर्च हो गया, 30 जूल लाइट में खर्च हो गया, तो टोटल 100 इसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वही चीज बॉम्ब एक्सप्लोजन में होता है। बॉम्ब क्यों एक्सप्लोड करता है, अलग अलग तरीका है, बनाना नहीं सीखना, खतरनाक घटिया काम है, तो जो भी है। तो बम एक्सप्लोजन में क्या होता है, बम एक्सप्लोजन में क्या होता है, क्योंकि बम जो होता है कुछ मटेरियल होते हैं, जो टीएनटी वगैरह का नाम सुने होंगे, ट्राइनाइट्रोटाइलिन फलाना ठिकाना, वो बेसिकली क्या होता है, वैसा मटेरियल होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे फिर से वापस आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने जो वर्क किया उसको इसने स्टोर किया, और जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे स्प्रिंग उतने झटके के साथ वापस आएगा। अगर मान लो स्प्रिंग अच्छा खासा दमदार स्प्रिंग हुआ और हम उसको जबरदस्ती बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिए, जब रिलीज होगा तो उतना ही ज्यादा भागेगा। तो अगर समझो, सिंपल सा मामला समझो कि अगर कोई स्प्रिंग है, हमने एक सिंपल बहुत बेसिक सा चीज बता रहा हूं कि मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किए और स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिए, तो जब रिलीज होगा तो उतना ही जल्दी रिलीज होगा। तो स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, उसमें कुछ मटेरियल इस टाइप से छर्रे या जो भी बोलता है पत्थर या स्टोन या इस टाइप की चीजें डाल दी, तो ऐसे में क्या होगा, जब वो रिलीज होगा तो उन सब ऑब्जेक्ट को भी एनर्जी मिल जाएगी और वो सभी छितर जाएगा। तो किसी पत्थर किसी के घुस सकता है, कंकड़ किसी के शरीर में घुस गया, जो बहुत तेज स्पीड से घुसेगा तो पेनिट्रेट कर देगा, वही इफेक्ट डेंजरस होता है। उसमें और भी चीजें बहुत होगी, तो उसमें जो मटेरियल यूज करता है जो भी, अब हर मटेरियल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। जैसे रस्सी है नॉर्मल, आप नॉर्मल रस्सी कंप्रेस कर दो कुछ नहीं होगा, तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। उसको अगर मटेरियल में डाला जाए तो क्या होगा, बम वगैरह एक्सप्लोजन में उसको अगर डाला जाए तो वो एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएगा, उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो वैसा मटेरियल जाए तो टीएनटी या जिस भी टाइप के मटेरियल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब वो कंप्रेस फॉर्म में एनर्जी है, वो एनर्जी किसी वजह से रिलीज हुई। अलग अलग सिस्टम है, कुछ है कि उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से एनर्जी रिलीज हुई, प्रेशर पड़ने की वजह से लूज हो गया, कुछ है कि फायरिंग आग की वजह से रिलीज हुई एनर्जी, तो जिस वजह से रिलैक्स हुआ एनर्जी रिलीज हुई, फिर उसका इफेक्ट दिखता है।
तो कहने का मतलब यहां पे क्या बता रहा हूं कि वहां पे भी क्या होता है कि जब हम उसको पैकिंग की जाती है, बांधी जाती है, कई बार सुने होंगे कि फैक्ट्री में ही बम फट गया, कोई नॉर्मल भी पटाखे वगैरह जो बनाते, पटाखा फैक्ट्री में भी बनाते बनाते बम एक्सप्लोड हो गया, तो या कहीं ऐसे बनाते 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 क्या एक्सप्लोड हो गया कि उसको जितना टाइट बॉन्डिंग करेंगे, जितना टाइट बॉन्डिंग करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे। अब दबाने की एक लिमिट है, मान लो दबा दिए और वो इतना दबा दिया कि अब हम उसको रोक के नहीं रख सक रहे हैं, वहीं रिलीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, खैर यहां पे जो हम जब बना बम या एक्सप्लोड होने के लिए, तो बम जब बना तो उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर है। हाँ, जितना किए मान लो 100 जूल की एनर्जी स्टोर है। अब जब वो रिलीज होगा तो वही एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रिलीज होगी। उस एनर्जी का कुछ फॉर्म साउंड में चला जाएगा, कुछ फॉर्म हीट के फॉर्म में अपीयर होगा, कुछ लाइट दिखेगी जो शॉक वेव वगैरह जाता है, कुछ वेव के फॉर्म में होगी, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वही होता है। एक्सप्लोजन इतना हानिकारक क्यों होता है? बहुत तरह के केमिकल वेपन दिस दैट बहुत होते हैं, अभी दिल्ली में भी जो हुआ था। तो कुछ भी तरह का जो होता है, ये एक्सप्लोजन हानिकारक क्यों होता है? हानिकारक इसलिए होता है कि जब उससे एनर्जी रिलीज होती है ना, शॉक वेव, वेव चारों तरफ जाता है, और शॉक वेव अगर गई ना तो उसका कई मल्टीपल इफेक्ट होता है। एक तो गई, उसके साथ जो छरा इस टाइप की चीजें निकल के बिखर गई, उसको टकराने से या लगने से हुआ। प्लस क्या हुआ, जैसे तेजी से चारों तरफ से निकला, तो जिस जगह से निकला सराउंडिंग में क्या बन गया, वैक्यूम बन गया, हवा खाली हुई। अब चारों तरफ से हवा बहुत कम समय में खाली हुई है, तो चारों तरफ की हवा एकदम जल्दी से चाहेगी उस जगह को भरना, तो फिर से वेव लौटेगी, शॉक वेव। शॉक वेव गई और वही वेव लौटी, तो वेव लौटती जब है ना चारों तरफ से, तो एक जगह की हवा निकली है और एक जगह पे मतलब ब्लैंक बन गया, उसको चारों तरफ से हवा एकदम अचानक ब्लैंक बना है, पूरा वैक्यूम टाइप से हो गया, तो अचानक से हवा चारों तरफ से दौड़ेगी उसको भरने के लिए। तो हवा जब दौड़ेगी तो अपने साथ चीजों को लेते हुए दौड़ेगी, इसलिए इन चीजों का इफेक्ट खुले मैदान में कम डेंजरस होता है। क्योंकि क्या ही है, खुला कुछ है, कुछ ऐसा छर्रा चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना घना डेंस एरिया है या उसमें ज्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए भी होता है क्योंकि चीजें मटेरियल बहुत है जो कि उस शॉक की वजह से रिलीज हो जाएगी, उस शॉक की वजह से मटेरियल शॉक वेव की वजह से आ जाएगी, तो इसीलिए खैर ठीक है। तो खैर कहने का मेरा ये मतलब, जो कि आगे क्वेश्चन करेंगे, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस में क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई आदमी कूद गया या ये हो गया, वो इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल ही इतना ज्यादा पैकिंग होती है, वही रिलीज होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स को ब्रेक करते हुए सराउंडिंग नहीं रोक पाता है, हवा बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर या और चीजें उसको नहीं रोक पाती, उसको ओवरकम करके रिलीज हो जाता है। तो बम जब रिलीज हुआ, जब एक्सप्लोड हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, इंटरनल फोर्स के कारण ही एक्सप्लोड हुआ। तो इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी वगैरह सबको नेगलेक्ट कर दिया है, तो इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इसलिए बम एक्सप्लोजन का भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो खैर इसको लिख लो, जल्दी से लिख लेते हैं। लिखो, नहीं लिखोगे क्या, सिर्फ लिखाएंगे तब लिखो, बोर्ड पे थोड़ी कुछ लिखा, लिखो लिखो वाले, लिखो। टोटल एनर्जी लिखना, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो पता ही हमको, एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है। टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन कॉलिजन, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन कॉलिजन। हियर टोटल एनर्जी includes, total energy always conserved in collision. Here total energy includes मैकेनिकल एनर्जी। कॉलिजन में कौन कौन सी, मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल, इस सब फॉर्म में, स्पीड है, चीजें स्पीड से रिलीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। हियर टोटल एनर्जी इंक्लूड्स मैकेनिकल एनर्जी कोमा इंटरनल एनर्जी, जितने टाइप की है सब, इंटरनल एनर्जी कोमा रेडिएंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कोमा इंटरनल एनर्जी कोमा रेडिएंट, रेडिएंट मतलब रेडिएशन की वजह से, जो हीट की वजह से है, रेडिएंट एनर्जी कोमा ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी टाइप की एनर्जी दिखेगी वो सब टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कोमा ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इतनी बातें क्लियर है। अब देखो कॉलिजन में दो बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉलिजन कैसा भी टाइप का कॉलिजन होगा, आप इसके टाइप देखेंगे, उसमें मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम, कैसा भी टाइप का कॉलिजन होगा उसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आते हैं कॉलिजन के टाइप्स पे। अब कॉलिजन के टाइप्स पे, तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन, अब किसी के टाइप होंगे तो उसका बेसिस कुछ होगा ना, टाइप्स ऑफ कॉलिजन क्या,
टाइप्स ऑफ कॉलिजन। अब किसी बेसिस पे से क्लास के टाइप बनना है तो कोई बेसिस पे हम बोलेंगे ना, कितने बोलेंगे बॉय है कितने गर्ल है, एक टाइप हो गया। कितने बॉय हैं कितने गर्ल, एक टाइप हो गया। इतने बॉय इतने गर्ल, टाइप वैसे ही बांट सकते हैं। टाइप बांटने के और तरीके हो सकते हैं। कोई टेस्ट लिया, जिसके मार्क्स 60 से ज्यादा आए अलग हो जाओ, कम आए अलग हो जाओ, वो टाइप हो गया। तो टाइप हम किसी बेसिस पे बांट सकते हैं, ठीक है ना। टाइप क्या है, कितना है जिसने टोपी पहना है जिसने नहीं पहना, तो टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। तो खैर टाइप्स ऑफ कॉलिजन, तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन यहां दो बेसिस पे देखेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ, बता सकते हो क्या है? हाँ, किस बेसिस पे? वो तो ठीक है, इलास्टिक बेसिस को किस आधार पे बांटा है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे देखा जाए तो तीन टाइप का हम बांट देते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे कौन कौन टाइप के हैं? एक बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, एक बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा बताओ इन इलास्टिक। एक बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, एक बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। और देखो, एक बोलते हैं इन इलास्टिक, तीसरा जो टाइप है वो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजें स्पेशल उसमें कुछ होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं, तुम्हारा तीसरा टाइप बना दिया, इन इलास्टिक ही टाइप का है, इन इलास्टिक ही है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली भी बोल सकते हो या कंप्लीटली भी बोलते हैं, एक ही बात है। परफेक्टली इन इलास्टिक या कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो तीन टाइप के इस बेसिस पे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक या कंप्लीटली इन इलास्टिक, एक ही बात है। तो एक तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, दूसरा जो पार्शियली उसको इन इलास्टिक वर्ड ही यूज करते हैं। तो एक इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, एक इन इलास्टिक बोलते हैं, एक बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन किसको बोलते हैं? वैसा कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू हो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। यानी पूरे कॉलिजन के प्रोसेस में अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ हो तो वैसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इन इलास्टिक में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहेगा, यानी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कॉलिजन। और तीसरा है परफेक्टली या कंप्लीटली, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन, तीसरे वाले में भी, लेकिन दूसरे से कुछ चीजें अलग से बात होती है, कुछ बात होती है, इसकी वजह से ये तीसरा टाइप है। क्या है हम देखेंगे, तो एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले लिखना इलास्टिक कॉलिजन, फर्स्ट लिखो इलास्टिक कॉलिजन, लिखो जल्दी से लिखो। इलास्टिक कॉलिजन में लिखना इन दिस कॉलिजन या इन दिस, इलास्टिक कॉलिजन में लिखा इन दिस ड्यूरिंग कॉलिजन, इन दिस ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इस टाइप के कॉलिजन में क्या होता है? इन दिस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एक बात बताओ, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या देखी गई? बाद में देखी गई। जैसे कि मान लो एक बॉल है, बॉल को छोड़ा हमने 10 मीटर के हाइट से, बॉल को 10 मीटर के हाइट से छोड़ा, ग्राउंड से टकराया, टकरा के फिर से 10 मीटर के हाइट पे आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। एनर्जी का लॉस होता तो 10 से 9 हो जाता, 9.8 हो जाता, 9.99 भी हो जाता, पर 10 नहीं होता। अगर 10 से ड्रॉप किया और 10 पे आ गया, इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में हुई। ऐसा कब होगा? जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। और एनर्जी का जब लॉस नहीं होता तो उसके पीछे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? उसके पीछे लगने वाला फोर्स को बताओ जल्दी से, आज भी जिक्र किया है, कंजर्वेटिव बोलते हैं ना। जहां लॉस की बात नहीं होती, दो तरह के फोर्सेस बताया था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जहां एनर्जी का लॉस नहीं होता, केवल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, कई बातें बताया गया था, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। तो इसके पीछे लगने वाला, इलास्टिक कॉलिजन के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा?
कंजर्वेटिव होगा, यानी यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, यानी एनर्जी तुमको नहीं दिखेगा, केवल मैकेनिकल में ही बात चलता रहेगा, काइनेटिक पोटेंशियल इन्हीं दोनों का कन्वर्जन चलता रहेगा, काइनेटिक पोटेंशियल इन्हीं दोनों का कन्वर्जन चलता रहेगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का अल्टीमेट लॉस किस में होता है? घर्षण होगा, रबिंग होगी तो हीट निकलेगा, तो अल्टीमेट एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में यहाँ नहीं होगा, हीट अपीयर नहीं होगा। बेसिकली ये आइडियल केस है, दुनिया में कोई भी कॉलिजन करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन चलो क्लोज टू ऐसा होगा तो इलास्टिक रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक में लिख लो, लिखना तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसमें फोर्सेस क्या है? फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए कॉलिजन, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए कॉलिजन इज कंजर्वेटिव। वर्क पावर एनर्जी में बताया है, डिटेल लिखाया भी है, पहले भी बताया था, फ्रिक्शन में भी जिक्र किया था चैप्टर में। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉलिजन इज कंजर्वेटिव, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक पोटेंशियल इन्हीं का खेला चलता रहेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। नो एनर्जी इज लॉस्ट, उसमें निकला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाओ इन इलास्टिक कोलिजन, लिख लो। इन इलास्टिक में क्या लिखोगे? इसका उल्टा वाला बात, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इन इलास्टिक में लिख लो, इन इलास्टिक कोलिजन में। इन दिस कोलिजन या इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, तो लिखो इन दिस कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी doesn't remain conserved, kinetic energy doesn't remain conserved. In this collision kinetic energy doesn't remain conserved. अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं, doesn't remain conserved यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। लिखना that is काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is not equal to, बोर्ड पे लिखा है, that is काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is not इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। फोर्सेस कैसा होगा इसके पीछे? नॉन कंजर्वेटिव होगा, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में होगा, तो जो वहां हुआ था यहां उसका उल्टा होगा। तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल क्या लिखोगे? लिख लो, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ कॉलिजन इज नॉन कंजर्वेटिव, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ कॉलिजन इज नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कि एनर्जी का लॉस होगा, इज नॉन कंजर्वेटिव, सच अ कॉलिजन इज नॉन कंजर्वेटिव। हियर मैकेनिकल एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व, तो मैकेनिकल एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व, ठीक है। और क्या? एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस होता है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। अच्छा, और क्या है? एक मिनट रुक जाओ, तो लगा ही लो। क्या उसको रोक दिया है? रुका है, चल रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात, तो ऐसे ही चल रहा होगा ना। आवाज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन सब तरफ हो रहा है ना। ठीक है, ऑन ही है क्या? ठीक है, तो एनर्जी इसमें क्या होगा? लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, बता दिया। तीसरा टाइप इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में भी यही बात होगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहां भी होगा परफेक्टली इन इलास्टिक में, बिफोर कॉलिजन नॉट इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन होगा। साथ में और क्या होगी? इस कॉलिजन को, इसमें क्या होता है बता सकते हो कोई? इस बोलो, मतलब क्या चीज? नहीं, जरा सा कुछ नहीं, जो चीज है एग्जैक्टली पॉइंट बोलो। हाँ हाँ परफेक्टली, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे नहीं वाला, उसमें क्या मतलब है कि दोनों बॉडी एक ही पार्ट बन जाएगा, आफ्टर द कॉलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी,
ये चीज बोलेंगे ना। तो इलास्टिक में अच्छा एग्जांपल सबका अगर बोलना है तो इलास्टिक में क्या लिखेंगे, सिंपल, जिस हाइट से बॉल को गिराया फिर उसी हाइट पे आ जाए, इलास्टिक का एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन इलास्टिक क्या दुनिया में जितने होते हैं सारे में लगभग इन इलास्टिक ही हैं। आपका कोई भी बस टकरा रहा है, कार टकरा रहा है, कॉलेज टक्कर हो रही है, जितना हो रहा है सब क्या है, इन इलास्टिक। नॉर्मल जितने एग्जांपल पा रहे हो, परफेक्टली इन इलास्टिक या कंप्लीटली इन इलास्टिक में लिखना इसमें लिखना इन दिस collision या in this type of collision, in this collision colliding bodies, in this collision colliding bodies stick together, in this collision colliding bodies STICK stick together, in this type of collision colliding bodies stick together and stick together, ऐसा कर सकते हो, stick together and move as a single body, stick together and move as a single body, and move as a single body। इसमें क्या होगा कि दोनों बॉडी क्या होगी, स्टिक कर जाएगी और कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम वेलोसिटी का मतलब जो एक की वेलोसिटी दूसरे की वही, अगर जीरो तो फिर दोनों की जीरो, चल रहा है दोनों की। जैसे कि कोई भी एक बुलेट है, एक बुलेट मान लो वुडन ब्लॉक में गया, लकड़ी के टुकड़े में गया और उससे बुलेट क्या हो गया, चिपक गया। तो ऐसे में क्या होगा, कि कॉलिजन के बाद ऐसे में क्या होगा, कॉलिजन के बाद बुलेट लकड़ी के टुकड़े का पार्ट हो गया और उसी के अंदर अगर रह गया तो अगर चल रहा है तो दोनों चल रहा है, दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह। दोनों की वेलोसिटी क्या है, बुलेट और वुडन ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये एग्जांपल किसका है, कंप्लीटली इलास्टिक। अगर रुक जाएगा तो बुलेट और वुडन ब्लॉक दोनों रुक जाएगा। या फिर कीचड़ है, कीचड़ को उठाया दीवार में मारा, तो कॉलिजन किसमें हुआ, कीचड़ और दीवार में। तो कीचड़ जाके दीवार से चिपक गया, तो कीचड़ अगर दीवार से चिपक गया तो कॉलिजन के बाद क्या है, दीवार की वेलोसिटी भी जीरो है, कीचड़ की भी जीरो है, अगर ग्राउंड के फ्रेम में बोल रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। ये सब एग्जांपल किसका है, कंप्लीटली इलास्टिक। लिख लो एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लो। मड, ऐसा लिखो, कीचड़, MUD, मड बोलते हैं ना, कीचड़। मड स्टिक टू वॉल, आफ्टर कॉलिजन, ठीक। एक और लिखना है तो लिख लो, क्या बोलो। हाँ, ये सारा कहानी वही रहेगा, क्योंकि इनलास्टिक का ही टाइप है। इनलास्टिक में एक चीज स्पेशल फीचर देख लिया गया कि दोनों एज अ सिंगल बॉडी जब चलने लगा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। तो लॉस यहां भी हो रहा है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की चीज देख लिया गया, इसलिए अलग टाइप बना दिया। और एक एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। ए बुलेट फायर्ड ऑन वुडन ब्लॉक, ए बुलेट फायर्ड ऑन वुडन ब्लॉक, लकड़ी के टुकड़े पे, बुलेट फायर्ड ऑन वुडन, WODDEN, वुडन ब्लॉक एंड स्टिक टू इट, स्टिक टू इट, ठीक। तो इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉलिजन लिखते हैं, दो बेसिस पे टाइप बांटा जाता है। तो आज ये टाइप वाली थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर कल अलग फॉर्मेट में आएंगे, कल कई सारे डेरिवेशन होंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर फिर न्यूमेरिकल होंगे। तो आज टाइप्स का कहानी खत्म कर लेते हैं। और टाइप एक बेसिस पे बांटा जाता है, टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। किस बेसिस पे, पाथ बेसिस पे। हाँ बोलो। हाँ, यही दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद कैसा पाथ एक्वायर करेगा, उस बेसिस पे कॉलिजन का टाइप देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ आफ्टर कॉलिजन। इस बेसिस पे दो टाइप का होता है। कौन सा दो टाइप का, तो एक को बोलते हैं हेड ऑन। इस बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हेड ऑन, या इसको ये भी बोलते हैं वन डायमेंशनल, 1D कॉलिजन, मतलब वन डायमेंशनल कॉलिजन, शॉर्ट में लिखे 1D कॉलिजन, हेड ऑन या वन डायमेंशनल कॉलिजन। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्लिक या
2D कॉलिजन मतलब 2 डायमेंशनल कॉलिजन, हेड ऑन या 1 डायमेंशनल कॉलिजन, और दूसरा है ऑब्लिक या 2 डायमेंशनल कॉलिजन। ठीक है, हेड ऑन या 1 डायमेंशनल कॉलिजन, ऑब्लिक या 2 डायमेंशनल कॉलिजन। हेड ऑन किसको बोलेंगे समझना, अगर कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद अगर सेम पाथ हो, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन हो, तो वैसा कॉलिजन को क्या बोलते हैं, हेड ऑन। मतलब क्या है, और अगर दो पार्टिकल समझो टकराया ऐसे, तो जिस स्ट्रेट लाइन से होकर टकराया है लौट भी जाए उसी लाइन पे, तो ऐसा कॉलिजन क्या बोलते हैं, हेड ऑन। जैसे कि क्या है कि मान लो ये टकराया इससे ऐसे दो ऑब्जेक्ट आया, ऐसे टकराया, दो ऑब्जेक्ट आया टकराया, और टकराने के बाद फिर इसी पाथ पे लौट जाए, मतलब आने जाने के पाथ को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 1 डायमेंशनल। एक स्ट्रेट लाइन को एक एक्सिस पे रख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन एक एक्सिस पे रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन, इसलिए बोलते हैं 1 डायमेंशनल कॉलिजन। तो इस कॉलिजन में क्या होगा कि कॉलिजन से पहले और बाद में सेम पाथ बनेगा, सेम स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसको बोलते हैं हेड ऑन। तो लिखना फर्स्ट हेड ऑन या 1 डायमेंशन कॉलिजन, लिख लो हेड ऑन या 1 डायमेंशन लिखना। इन दिस कॉलिजन या इन दिस टाइप ऑफ कॉलिजन, इन दिस कॉलिजन particle acquire the same straight line, particle acquire the, in this collision particle acquire the same straight line path, same straight line path before and after the collision, same straight line path before and after the collision। the collision से पहले जिस पाथ पे आ रहा था बाद में भी उसी पाथ पे जाएगा। बात समझे, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। इसका एग्जांपल दे सकते हो कहीं, जैसे कहीं देखा हो ऐसे तो मान लो ठीक है, बोलोगे बॉल आया और उसी पाथ से लौट गया, तो ठीक है, ठीक बात है। प्रैक्टिकल कहीं ऐसा देखा हो या कुछ, इलेक्ट्रॉन तो वही पाथ को करता है, जरूरी है। जैसे रेलवे में देखोगे, ट्रेन में दो कंपार्टमेंट के बीच का कॉलिजन, कंपार्टमेंट के बीच का मतलब करीब आना, ब्रेक लगता है, कुछ होता है या स्प्रिंग ये होता है, तो दो कंपार्टमेंट एक दूसरे के करीब आते हैं फिर दूर चले जाते हैं। तो ये करीब आना, दूर आना, रिलैक्स होना ड्यू टू स्प्रिंग जो भी हो रहा है, करीब आना, दूर जाना, ये पटरी पे ही हो रहा है। तो पटरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसी स्ट्रेट लाइन पे पास आ रही है कंपार्टमेंट, दूर जा रहा है कंपार्टमेंट। किसका एग्जाम्पल है, हेड ऑन का। अब पटरी से उतर जाए तब नहीं बोलेंगे, तो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। कॉलिजन ऑफ टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, collision of two railway compartment on rail track, compartment on rail track, compartment, collision of two railway compartment, ठीक है, दिक्कत है जल्दी बताओ, रेलवे कंपार्टमेंट ऑन रेल ट्रैक, ठीक ना। ये किसका एग्जांपल हो गया, हेड ऑन। ऑब्लिक क्या बोलेंगे, कॉलिजन के बाद सेम स्ट्रेट लाइन नहीं एक्वायर करे। कैसा कॉलिजन, मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल कॉलिजन देख रहे हो सब ऑब्लिक ही देख रहे हो। क्रिकेट में बॉल आया, बॉल इस डायरेक्शन से बॉलर ने किया, आपने बैट से क्या दिया, डायरेक्शन दे दिया, तो बैट से टकराने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, ऑब्लिक है। कैरम खेलते हो, कैरम में स्ट्राइकर से क्या करते हो, मारते हो, तो स्ट्राइकर से मारते हो, तुम्हारा जो स्ट्राइकर है कुछ अलग तरफ गया, टकराने के बाद जो गोटी है फिर से स्ट्राइकर की तरफ वापस नहीं आती, वो अपना छितर गया। तो जितने दुनिया में एग्जाम्पल कॉलिजन के प्रैक्टिकल मैक्सिमम सारे ऑब्लिक ही हैं। और इसको कभी भी एक लाइन पे आना और जाना नहीं बना सकते, कि एक लाइन पे जिधर से आया उसी लाइन पे जाना नहीं बना सकते, तो अलग लाइन बनेगी। तो क्या किसमें बात हो जाएगी, 2 डायमेंशन बात होगी, इसलिए 2 डायमेंशनल कॉलिजन बोलते हैं, या ऑब्लिक बोलते हैं। ऑब्लिक का मतलब है एंगल। तो लिख लो, हाँ बिल्कुल लिख लो जल्दी से, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन दिस कॉलिजन पार्टिकल विल नॉट एक्वायर द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, particle will not acquire the same straight line path in this type of collision, या in this collision particle will not acquire the same straight line path before and after the collision, same straight line path before and after the collision। क्लियर है, तो ये ऑब्लिक कॉलिजन क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो भी कॉलिजन ऑफ कैरम, क्रिकेट, बॉल, तुम्हारा और जितने भी देखते हो, हाँ
ठीक है, तो क्लियर है। अब आइडियल केस बन जाए कि बॉलर बॉल किया ऐसा ही और बैट्समैन से लगे ऐसे ही चल जाए, आइडियल केस अलग बात है, पर जनरल नहीं होगा। तो इतनी बातें क्लियर है। तो कॉलिजन के बेसिक क्या बता दिया, कॉलिजन के टाइप्स क्या बता दिया। कल अब इन सबको कंबाइन करते चलेंगे, इलास्टिक कॉलिजन 1D, और अलग अलग हम फॉर्मूला देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इंटरेस्टिंग बनते हैं। तो आज टाइप देखा, टाइप किस बेसिस पे देखा, दो बेसिस पे, एक एनर्जी के बेसिस पे, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, ये काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद सेम है कि नहीं, उस बेसिस पे तीन टाइप का, इलास्टिक, इनइलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर नॉट इक्वल टू आफ्टर, इक्वल टू आफ्टर इलास्टिक में, ठीक है। और इनइलास्टिक में क्या है, नॉट इक्वल टू, और इनइलास्टिक में भी नॉट इक्वल टू, पर एक स्पेशल केस है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, स्टिक टुगेदर कर जाती है कंप्लीटली इनइलास्टिक में। उसके बाद पाथ के बेसिस पे क्या है, दो टाइप का, हेड ऑन या वन डायमेंशन, ऑब्लिक। हेड ऑन मतलब जिस स्ट्रेट लाइन से आया उसी से लौटे, और ऑब्लिक मतलब क्या है, कैसे भी चले जाए, जिससे आया वैसे ना लौटे। तो इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है, बाकी कल आगे देखेंगे, ठीक है।